नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। कल हमने पढ़ चुका था यूपीएसआई के पीवाईक्यू के अंतर्गत मौलिक अधिकार के पीवाईक्यू, और आज ये मौलिक अधिकार के पीवाईक्यू का सेकंड चैप्टर है। यानी अब तक आपके यूपीएसआई में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे लाया जा रहा है, और जो मौलिक अधिकार है वहाँ से अब तक आपके 60 क्वेश्चन वहाँ से आ चुके हैं। इसलिए इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनेगा। तो कल जो पार्ट 1 वो देख लेना, ये पार्ट 2 है और पार्ट 3 भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भारतीय संविधान में जो वाक्यांश है कौन सा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो अवधारणा है ये खालिस्तान से ली गई है। तो ध्यान रखना, भारत में जो ये कानून की जगह आप लिख लीजिए इसको विधि। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये भारतीय संविधान में जो ग्रहण किया गया है ये किया गया है जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। हुआ क्लियर? लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये जो है इंग्लैंड के संविधान से क्या है, ये प्रेरित है। परंतु जो भारत का संविधान है वो जो ग्रहण किया है कौन सा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से ग्रहण किया है। ये डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये आता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो उसका आंसर होगा इंग्लैंड। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश से ग्रहण किया है, तो वो जापान से किया है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपने दो वाक्य सुना होगा। एक तो हो गया कौन सा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, और दूसरा सुना होगा आपने विधि की उचित प्रक्रिया। उचित प्रक्रिया हुआ क्लियर? अब ये दो क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है यानी कि ये इसके अंतर्गत न्यायपालिका को यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई व्यवस्थापिका ने कोई कानून या विधि पारित कर दी तो उसे वो संवैधानिकता की जांच नहीं कर सकता। विधि ने जो स्थापित कर दिया वही कानून बन गया। वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसे ये संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो उसकी जांच करे। क्यों? और ये जो ऐसी व्यवस्था कहाँ पर है, ये ऐसी व्यवस्था जो है इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में क्यों है? क्योंकि इंग्लैंड में कोई भी लिखित संविधान नहीं है। जहाँ पे लिखित संविधान नहीं होगा वहाँ का जो संसद होगी, संसद जो पारित कर देगी वो विधि ही अपने आप में विधि होगी। यानी कि इंग्लैंड में क्या है, कोई लिखित संविधान नहीं है। जब लिखित संविधान नहीं है कि तो वहाँ की जो संसद द्वारा पारित कोई भी विधि अपने आप में क्या होगी, विधि होगी, क्योंकि उसकी जांच करने के लिए उसके बैकअप में कोई भी लिखित संविधान नहीं है। जैसे भारत में कोई विधि बनती है तो वो जांच होती है कि ये संविधान सम्मत है या नहीं है। अगर सम्मत है तो विधि बनेगी, अगर सम्मत नहीं है तो विधि नहीं बनेगी। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि ये जो डाइसी हुआ है, एक इंग्लैंड में व्यक्ति रहा है, राजनीतिक चिंतक रहा है, उसका नाम रहा है डाइसी। क्या? डाइसी रहा है। डाइसी के विधि के शासन का यह तीसरा भाग है। कौन सा? तीसरा भाग है। हुआ क्लियर? इसका मतलब ये होता है कि इंग्लैंड का संविधान, इसका मतलब होता है कि इंग्लैंड का संविधान जो है विधि का परिणाम है। हुआ क्लियर? अब आ जाइए क्या, विधि की उचित प्रक्रिया में यह अवधारणा जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से जुड़ा हुआ है। अर्थात न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी विधि को पहले संवैधानिक की जांच करेगा और संवैधानिक होने पर ही उसके अनुकूल विधि का पालन किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संविधान के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किसी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह अवधारणा जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। यहाँ पर देखना 3 देश के नाम आ गए। एक है यूएसए, एक है
जापान और एक है इंग्लैंड। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो उसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन करता है कि भारत में किस देश से यह जो अवधारणा है ये ग्रहण की गई है, तो वो है जापान। लेकिन यही क्वेश्चन करता है कि विधि द्वारा उचित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये है यूएसए। हुआ क्लियर? उचित का मतलब ये होता है कि जहाँ पर भी लिखित संविधान है, जैसे भारतीय लिखित संविधान है, अमेरिका लिखित संविधान है, यहाँ पर अगर संसद द्वारा कोई विधि बनती है तो न्यायपालिका ये चेक करेगी कि जो विधि बनी है संसद द्वारा ये संविधान सम्मत है या नहीं है। अगर नहीं है तो विधि नहीं बनेगी, उसे वो असंवैधानिक घोषित कर देगी। अगर सम्मत है तो वो विधि लॉ बन जाएगा। हुआ क्लियर? और ये उचित प्रक्रिया जो है यूएसए से ली गई है, और जो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से ली गई, परंतु इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? वो इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। हुआ क्लियर? आपको डिफरेंस याद हो गया होगा कि उचित क्या होता है, प्रक्रिया क्या है, और इंग्लैंड यूएसए जापान का है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान से। ठीक है, आपको यहाँ पे अंतर समझ में आ गया होगा कि उचित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, और भारत का जो संविधान है उसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ये छोटा छोटा अंतर होता है। जब ऑप्शन आते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकार के विचार को कहाँ से लिया गया था? भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकार का विचार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड नेशन स्टेट यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है यूएसए से। परंतु यहीं पे क्वेश्चन करता कि मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य पूछेगा आपसे तो वो है रूस, मौलिक अधिकार पूछेगा आपसे तो वो है अमेरिका। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो मौलिक अधिकार का वर्णन है ये भाग 3 में किया गया है, और संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा गया है। और मैग्ना कार्टा के अंतर्गत भारत का जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या 6 है। तो ऐसा कौन सा अधिकार था जो वहाँ से हटा दिया गया है? तो वो है कौन सा अधिकार? वो है संपत्ति का अधिकार, वहाँ से हटा दिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये संविधान कब हटाया गया है? तो ये हटाया गया है कब? 1978 में हटाया गया है। तो इसके लिए कोई भी संविधान संशोधन हुआ होगा, कौन सा हुआ होगा? तो वो था 44वां संविधान संशोधन हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जो है मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 7 से घटकर 1 हो गई। और इस संशोधन में एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल था 300A। 300A के अंतर्गत संपत्ति अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार जो है भारत में अब तक जो नागरिक हैं उनको 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसी प्रकार वर्तमान में भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, जैसे कि जो आर्टिकल है, कौन सा? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक कौन सा अधिकार है? ये अधिकार है समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल कौन सा? 19 से लेकर 22 तक ये आज़ादी का अधिकार है। आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है ये है धार्मिक आज़ादी का अधिकार। और 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक का जो अधिकार है वो है सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत है संवैधानिक उपचार का अधिकार। हुआ क्लियर? इस प्रकार से भारत में वर्तमान में 6 अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 19 1F में था
जिसे हटा दिया गया है और 31(1) भी हटा दिया गया है। 31(1) के अकॉर्डिंग ये एक मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसे हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। हुआ क्लियर? तो ये सारे कंटेंट आपके एग्जाम पॉइंट से सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में जो मौलिक अधिकार है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, परंतु मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है कहाँ से? रूस से लिया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? तो ध्यान रखना, बता चुका हूं मैं जस्ट इसके पहले कि 7 जो मूल संविधान था उसमें 7 अधिकार थे, जो 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक हटा दिया गया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल 300A में डाल दिया गया और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब वर्तमान में संख्या कितनी है अपना मौलिक अधिकार की? वो है 6। और जो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये यूएस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? वो रूस से लिया गया है। और वर्तमान में कितने अधिकार है? वो 6 अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि कौन सा अधिकार नहीं है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, जो आर्टिकल 19A है उसके अंतर्गत है वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। वह क्लियर? और जो ऑप्शन सी है वो अधिकार है आर्टिकल 19D में बताया गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार है। वह क्लियर? और जो 19C है, 19C के अंतर्गत भारतीय नागरिक को संघ बनाने का अधिकार है। लेकिन जो व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार जो है, ये है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको सोने का अधिकार है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको शादी करने का अधिकार है अपने मन पसंद व्यक्ति से। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आपको इंटरनेट चलाने का अधिकार है। केरल हाईकोर्ट ने ये बता चुका है। हुआ क्लियर? तो आर्टिकल 21 जो है, अब तक ऐसा आर्टिकल है जिसका सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है आपके जीवन और नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए सांस लेने का अधिकार, सोने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, नेट चलाने का अधिकार, ये सभी आर्टिकल 21 का भाग है। निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 का भाग है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ बोला है कौन सा नहीं है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो 6 अधिकार है, एक है बोलने का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, आवागमन घूमने का अधिकार, किसी क्षेत्र में बसने का अधिकार, ठीक है, व्यापार करने का अधिकार। ये 6 अधिकार जो है इसमें आर्टिकल 19A, B, C, D, E, G में दिया गया है। हुआ क्लियर? ठीक है। लेकिन जो जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21 का भाग है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीकों से बर्ताव किया जाएगा? तो ध्यान रखना, जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 में यह प्रावधान दिया गया है कि जो भारतीय भूभाग क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधि का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे 2 वर्ड आया है, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, इसका मतलब होता है कि विधि के समक्ष समान प्रकृति या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। यह अवधारणा जो है अपने मूल प्रकृति में नकारात्मक है। और ये ध्यान रखना कि जो ब्रिटिश संविधान है उसमें वर्णित है डायसी का विधि का शासन। किसका? डायसी का विधि का शासन का एक भाग है। तो ध्यान रखना, डायसी का जो विधि का शासन है उसमें 3 भाग है। एक है विधि के समक्ष समता, दूसरा है
विधि की सर्वोच्चता, और तीसरा है संविधान, संविधान विधियों का परिणाम। ठीक है, और ये डाइसी के 3 विधि के शासन हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, डाइसी जो है इंग्लैंड का एक महान राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने अपने विधि के शासन सिद्धांत के 3 भाग बताए थे, जिसमें एक है विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के सामने किसी भी व्यक्ति अर्थात कोई भी जिसकी सामाजिक या राजनीतिक हैसियत कुछ भी हो, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वह देश का कांस्टेबल हो, विधि किसी के साथ विभेद नहीं करेगी। इसका मतलब ये होता है विधि की सर्वोच्चता। इसका मतलब होता है कि देश में सर्वोच्च केवल विधि होगी, अर्थात किसी व्यक्ति को केवल तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब कोई विधि का उसने उल्लंघन किया हो। और तीसरा है संविधान विधियों का परिणाम। चूंकि इंग्लैंड में कोई भी लिखित संविधान नहीं है, इसलिए उसकी संसद द्वारा जो भी विधि पारित होती है वो अपने आप में ही संविधान होती है। यद्यपि यह प्रावधान भारतीय संविधान में लागू नहीं होता, क्योंकि भारत का एक अपना संविधान है। जब भी कोई विधि बनती है तो उसकी समीक्षा होती है संविधान के अकॉर्डिंग। अगर वो संविधान सम्मत है तो विधि बनेगी, अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना, जो आर्टिकल 14 में जो अधिकार दिया गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये अधिकार जो है भारतीयों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। लेकिन विधि निर्माण एवं उसके संरक्षण के संबंध में कुछ अपवाद भी है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसदों और विधायकों क्या है विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों के संबंध में भिन्न भिन्न कानून बनाए जा सकते हैं। राज्य स्वयं एक वर्ग हो सकता है, साथ ही भौगोलिक या क्षेत्रीय आधार पर विषमता भी मान्य है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता। इसमें भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जा सकता है, ये मान्य है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो ये बात कर रहा है किसकी? आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में जो अधिकार दिए गए हैं उसमें कौन सा यहाँ पे पॉइंट है या नहीं है? तो आर्टिकल 19 में कोई भी पेशा अपनाया जा सकता है, ये बोला गया है। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि भाषण की आज़ादी है। आर्टिकल 19 में ये नहीं है, ये आर्टिकल 17 का भाग है। और धर्म का पालन ये आर्टिकल 25 का भाग है। किसका? 25 का भाग है। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो सी नहीं है, डी नहीं है, सी नहीं है, बचा क्या? ये है ऑप्शन सी। सी जो है ये सही होगा, ए और बी। तो ध्यान रखना, जो संविधान का भाग 3 है, भाग 3 के अंतर्गत 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल दिए गए हैं। इसमें आज़ादी के मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19(1) में कुल 6 प्रकार की आज़ादी है। तो पहली जो आज़ादी है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरी है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी। तीसरी है संघ बनाने की आज़ादी। चौथी है भ्रमण करने की आज़ादी। पांचवी है निवास या बसने की आज़ादी। और छठवीं है व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, तो ये सभी 6 अधिकार हैं। पहले ये 7 थे, परंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 19(1)(f) में संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300(a) के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार से इनकी जो संख्या 7 थी वो 6 हो चुकी है। हुआ क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का भाग 3 है। भाग 3 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इन्हीं मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 से 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख है। और इसी के अंतर्गत जो आर्टिकल 17 है उसमें बताया गया है अस्पृश्यता को समाप्त करना और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करना। अस्पष्टता से उपजी जो निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, क्योंकि यहाँ क्या बोला है उसने? विभेद उन्मूलन करना है, समानता का अधिकार। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। कौन सा? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? तो ध्यान रखना, 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश ने, कौन थे वो थे J.S. खेहर। ठीक है, खेहर की जो अध्यक्षता थी उसमें 9 सदस्यीय पीठ ने निजता का अधिकार, कौन सा? निजता का अधिकार, निजता के अधिकार को अनुच्छेद आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना। निजता का अधिकार जो है ये मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है। यह संविधान के भाग 3 के तहत प्रदान स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकार का संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। तो जो निजता का अधिकार है ये आर्टिकल 21 का भाग है कि आप अब बंद रूम में क्या करते हो, क्या देखते हो। ठीक है, आपका कोई मोबाइल चेक नहीं करेगा, आपका कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये आपका निजता का अधिकार होता है ना, खुद का अधिकार होता है। ठीक है, आर्टिकल 21 का विस्तार जो है अब तक सर्वाधिक हुआ है, जितने भी आर्टिकल है उनमें से सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आपको सोने का अधिकार हो, आपको चलने का अधिकार हो, अच्छी वायु लेने का अधिकार हो, आपको नेट चलाने का अधिकार हो, ये सभी अधिकार, आपको अपने लाइफ पार्टनर यानी कि शादी किससे करना है वो अधिकार, ये सभी अधिकार जो है आर्टिकल 21 का भाग है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी क्या है? आर्टिकल 21 का भाग है। तो अब तक सुप्रीम कोर्ट ने सर्वाधिक विस्तार किया है वो है आर्टिकल 21, और निजता का अधिकार भी जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 33 यानी कि आर्टिकल 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के जो सदस्य के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को यह अधिकार देता है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडल को नहीं दिया गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिकल जो 28 है वो कहता है कि आप धार्मिक शिक्षा उपासना की आपको आज़ादी है। जैसे कि जो मदरसा है वहाँ पे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो आर्टिकल 28 के अंतर्गत मदरसा में शिक्षा ग्रहण की जाती है। और जो आर्टिकल 30 है वो कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो जो मदरसे की स्थापना हो रही है, उनके द्वारा संचालन हो रहा है, ये सब जो है आर्टिकल 30 के अंतर्गत उनको अधिकार दिया गया है। हुआ क्लियर? जो आर्टिकल 32 है उसके अंतर्गत दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो अधिकार है, जब भी आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंतर्गत। अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो उसके लिए आपको आर्टिकल यूज़ होगा 226। और इसी आर्टिकल को जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने कहा था कि ये भारतीय संविधान का क्या है? हृदय और आत्मा है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? ठीक है, तो इसमें कथन दिया है पी, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो हाई कोर्ट जाएगा वो 226 आर्टिकल यूज़ होगा और सुप्रीम कोर्ट जाएगा वो आर्टिकल 32 का यूज़ होगा। हुआ क्लियर? यानी ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। तो ध्यान रखना, इसका
कथन P और कथन Q दोनों सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन P और Q यानी कि ऑप्शन A। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 26 क्या है, मैंने कल के लेक्चर में पूरा कर दिया है एक्सप्लेनेशन। तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे मैंने बता दिया है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उससे आप जाके देख लीजिए। आपको आर्टिकल 32 की पूरी कहानी, आर्टिकल 226 की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। 2 केस भी वहाँ पर मेंशन किया है मैंने, तो जो 2 केस हैं उसके द्वारा भी आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 32 का यूज़ कैसे होता है। दृश्य मूवी है, वहाँ पर भी यूज़ हुआ था, सब मैंने कहानी बता चुका हूँ, तो वो आप जाके एक बार देख लीजिए। आप प्ले लिस्ट में जाइए और जो कल का लेक्चर है पार्ट 1 वो देख लीजिए इसका। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाने उसके तहत ये संविधान में दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखना, जो मौलिक अधिकार का यहाँ पे बोल रहा है क्रम कौन सा है, तो ध्यान रखना जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, उसमें जो आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है, वो दिया गया है समानता का अधिकार, और जो आर्टिकल 19 में उसमें दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है आर्टिकल 23 से लेकर 24। हुआ क्लियर? और जो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार दिया है आर्टिकल 30 में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लान कर लीजिए कि यहाँ पे क्या बनेगा पूरा इसका सीक्वेंस, ठीक है। तो इसे आप अरेंज कर लीजिए, ऑप्शन सी पहले आएगा, 19 बाद में आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद डी आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ध्यान रखना कि आर्टिकल 14 बोलता है किसकी, तो यहाँ पे मैं पीपीटी ऐड कर दूंगा जहाँ पे आपको आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक सारे जो अनुच्छेद है वहाँ पे दिख जाएंगे वो, ठीक है आपको। तो सुन लीजिए, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। आर्टिकल जो 15 है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध करता है। आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 कहता है आज़ादी का अधिकार। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक आज़ादी का अधिकार। आर्टिकल 21 जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक बोलता है धर्म की आज़ादी। आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचार। मैं पीपीटी ऐड कर दूंगा, तो उससे आप ध्यान से पढ़ लेना। इतने आर्टिकल है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते मौलिक अधिकार से। वह क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार खालिस्तान संबंधित है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ऐसा आर्टिकल है जो राज्य एवं प्राइवेट संस्थानों अथवा किसी व्यक्ति विशेष पर लागू होने वाला अनुच्छेद है। राज्य भी है, प्राइवेट संस्था भी है, और किसी व्यक्ति विशेष पर लागू होने वाला अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत जो है संविधान ने अस्पृश्यता अथवा किसी भी प्रकार के आचरण को कठोर रूप से प्रतिबंधित किया है। संविधान में यह स्पष्ट किया है कि अस्पृश्यता का किसी भी प्रकार का व्यवहार अपराध कृत्य होगा और निर्मित विधि से दंडनीय होगा। और ये ध्यान रखना कि जो अस्पृश्यता शब्द है हमारे संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया है। इस संबंध में उसने इस प्रकार के आचरण को एक ऐतिहासिक व्यवहार के रूप में समझने पर एक अधिक बल दिया है, जो कि कुछ विशेष जातियों के साथ लंबे समय से होता आ रहा है। संविधान अस्पृश्यता के आचरण पर स्वयं दंड की व्यवस्था नहीं करता और इस हेतु उसने संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान कर दी है। इसी का प्रयोग करके संसद ने जो है 1955 में एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया। उसके बाद इसे और हार्ड कर दिया और 1989 में SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम पारित कर दिया, जो कि इस प्रकार के आचरण के लिए दंड की व्यवस्था करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। हुआ क्लियर है? ध्यान रखना।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानव अधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में निहित है? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान की जो मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से मानव अधिकार की भावना परिलक्षित होती है। मानव अधिकार जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35, इसमें समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कौन से? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार चयन करने का अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध, समान काम समान वेतन का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क न्याय का अधिकार, ये सभी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ बोला है उसने मानवीय अधिकार सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवीय अधिकार सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी, अनुच्छेद 12 से 51। हुआ क्लियर? इसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों शामिल होंगे। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो है आपका यूपीएसआई का जो पीवाईक्यू है, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार के हमने क्वेश्चन देखे, समाप्त होते हैं। पार्ट 2 समाप्त होता है और जो पार्ट 3 है हम कल देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।